हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है सॉल्यूशंस। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी फॉर्मूले वगैरह न्यूमेरिकल्स वगैरह इस चैप्टर से काफी ज्यादा आते हैं और सारे के सारे लगभग फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, जिनमें फॉर्मूले जितने भी हैं सारे के सारे कैसे हैं, काफी ज्यादा इजी रहते हैं। तो सॉल्यूशंस की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सबसे पहले सॉल्यूशंस को जानते हैं, सॉल्यूशंस होता क्या है। आपने ध्यान होगा मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था। मिक्सचर तीन तरीके के होते हैं, कोलॉइडल हो सकते हैं, पार्टिकुलेट साइज बड़े साइज वाले हो सकते हैं और छोटे साइज वाले हो सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। अब सॉल्यूशंस जो है वो जनरली क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। क्या होते हैं ये, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर्स तो होते हैं, बट इसमें क्या हो सकता है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं, यानी मल्टीपल कंपोनेंट्स को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं किसी भी एक तरीके के सॉल्यूशन को बनाने के लिए। अगर भाई पार्टिकल का साइज छोटा है तो ही वो सॉल्यूशन रहेगा, थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो क्या बन जाएगा, कोलॉइड बन जाएगा। और अगर कोलॉइड से ही बड़ा है तो वो क्या होता है, सस्पेंशन हो जाता है। सस्पेंशन और कोलॉइड हम नहीं पढ़ेंगे, यानी बड़े पार्टिकल्स और मीडियम पार्टिकल्स वाला नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ छोटे पार्टिकल साइज वाला ही पढ़ेंगे। अब एक सॉल्यूशन अगर है तो सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है जनरली, इसके लिए वही एक बेसिक एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं। अगर एक शुगर का सॉल्यूशन है तो शुगर क्या होगा, सॉल्यूट होगा और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। यानी जिस चीज को डिसॉल्व किया जाता है वो सॉल्यूट, और जिस सब्सटेंस में डिसॉल्व किया जाता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। कई बार इसे ऐसे भी कह दिया जाता है कि जो चीज कम अमाउंट में होती है वो सॉल्यूट, और जो चीज ज्यादा अमाउंट में होती है वो हो जाती है सॉल्वेंट। तो हमारे पास भाई अब सॉल्यूशंस में हम कंपोनेंट्स याद करें तो कितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा सॉल्यूट भी हमारे पास हो सकते हैं किसी केस में। बट यहां पे जो हमारा चैप्टर है इसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में। अब बाइनरी सॉल्यूशंस जो होते हैं आप जानते हो, बाइनरी सॉल्यूशंस, बाइनरी वर्ड आपने सुना हुआ होगा। बाइनरी मतलब क्या होता है, दो चीजें। तो इसी तरीके से बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं तो उसे क्या कहेंगे, हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अब इसमें अगर हम जाने हमारे पास क्या क्या तरीके के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसको देखते हैं। भाई सॉल्यूशंस हमारे डिपेंड करते हैं क्या हमने सॉल्यूट लिया हुआ है और क्या हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है। इन चीजों के ऊपर ही हमारा कोई भी एक सॉल्यूशन जो है वो डिपेंड करता है। अब साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखो, इनके हम एग्जांपल्स को भी साथ ही साथ करते चलेंगे, और ये किस हमारी कैटेगरी के हो जाते हैं, यानी क्या होता है हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो इन चीजों के बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें गैसियस सॉल्यूशंस की, तो अगर हमारा सॉल्यूशन गैसियस है तो ऐसे केस में जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, गैस होगा। अब सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हम एक गैस को दूसरी गैस से मिलाते हैं तो ऐसे में क्या हमारा एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ऐसे में हमारा एयर बन जाएगा। ठीक है। अगर हम एक लिक्विड को मिला रहे हैं एक गैस में तो ऐसे केस में एक हमारा कॉमन एग्जांपल आता है जिसमें हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को मिला देते हैं नाइट्रोजन गैस में। क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म होता है वो कैसा होता है हमारा, क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें एक सॉलिड को एक गैस में कर दिया जा रहा है तो ऐसे केस में जनरली हमारे सब्लाइम्ड चीजें जितनी भी होती हैं उनको हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे क्या ले लिया हमने, कैंपर ले लिया,
और कैम्फर को हमने नाइट्रोजन गैस के साथ में मर्ज कर दिया। देखो हम नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं यहाँ पे एयर की जगह पे, कारण क्या है, हम सिर्फ बाइनरी पढ़ रहे हैं, टर्शियरी नहीं पढ़ रहे। एयर होगा तो मल्टीपल कंपोनेंट्स हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ नाइट्रोजन को ही यूज कर रहा हूँ। अब गैसेस के बाद हमारे लिक्विड सॉल्यूशंस भी आते हैं। जो हमारे लिक्विड सॉल्यूशंस होंगे, इसमें क्या होगा, जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। ठीक है, जो सॉल्यूट है वो हमारा गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। वो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम एक गैस को एक लिक्विड में मिलाएं, क्या एग्जांपल हो गया इसका भाई, कोई सी भी एक गैस देख लो। ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन को हमने किस में मिला दिया है, वाटर में मिला दिया है। तो ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। लिक्विड का लिक्विड में क्या हो गया, अब भाई क्लोरोफॉर्म ले लो, इथेनॉल ले लो, कोई भी चीज ले लो, उसको किस में मिला देना है, लिक्विड में मिला देना है। तो इस बार हमने क्या कर दिया है, इथेनॉल को मिला दिया है वाटर में। अब अगर एक सॉलिड को मिलाना है हमने लिक्विड में, तो ऐसे में भाई कोई भी एक सॉलिड पाउडर ले लो, चाहे हम नमक ले लें, NaCl ले लेते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास तीसरी कैटेगरी आती है, वो आती है हमारे पास जो हमारे सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं उनकी। अब अगर सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करें तो फिर वही चीज, सॉल्वेंट हमारा क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। और यहां पे हमारा जो सॉल्यूट है फिर वो वही गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें एक गैस को हम मिला रहे हैं किसमें, सॉलिड में, तो इसके लिए सबसे बढ़िया रहता है कैटलिस्ट वाली रिएक्शन ले लेते हैं, जहां पे हाइड्रोजन को मिला दिया जाता है पैलेडियम के साथ में। ये कैटलिस्ट रिएक्शन होती है। अगर आपने हाइड्रोजनेशन के बारे में पिछली बार ध्यान से पढ़ा होगा तो ध्यान होगा, वहां कैटलिस्ट में हमने क्या लिया था, पैलेडियम लिया था। इसके बाद एक लिक्विड को मिला रहे हैं सॉलिड में, तो लिक्विड में अगर बात करें तो देखो जो हमारा एक मेटल है मर्करी, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और आपको पता है जब एलॉयज बनाए जाते हैं, जब एमेल्गम बनाए जाते हैं, तो उसमें मरकरी को लिया जाता है। तो इसमें हम ले लेते हैं मरकरी प्लस सोडियम, तो ये क्या हो जाएगा, एक एमेल्गम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा लिक्विड को सॉलिड में मिला दिया जाता है। इसके बाद सॉलिड का सॉलिड में, तो भाई ये क्या हो गया, 22 कैरेट गोल्ड। 20 कैरेट ले लो, 18 कैरेट ले लो, कोई सा भी कर लो, इन सबका जो हमारा सेंस बनेगा वो वही चीज पे बनेगा। तो इसमें हमने क्या जाना कि हमारे पास तीन तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास। अब हम बात करते हैं भाई, जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा ये 22 कैरेट किया, ये सब चीजें कैसे करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के बारे में कैसे जानते हैं, क्या क्या उसमें चीजें होती हैं, उनको कैसे बताया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखो इसमें क्या आता है, इसमें हमारा जो अब टॉपिक बनता है वो बनता है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें किस किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला हमारे पास तरीका होता है, उसे हम कहते हैं बाय मास परसेंट। अब ये मास परसेंट क्या होता है और इसमें किस तरीके से करते हैं इसे जानते हैं। इसमें देखो ये क्या होता है, ये हमारा W बाय W होता है, यानी ये होता है हमारा वेट बाय वेट। तो अब इसका अगर फॉर्मूला जाने तो वो क्या होगा, अगर हमें कंपोनेंट कोई भी दे रखा है, तो मास परसेंट
ऑफ कंपोनेंट, ये जानते हैं ये क्या हो जाएगा, ये होगा मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन, भाई वेट बाय वेट है, अगर ऊपर मास है तो नीचे भी मास होगा, अब नीचे मास किसका होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, और क्योंकि परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई किससे कर दी जाएगी, 100 से कर दी जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मास परसेंट निकल जाएगा W बाय W। जनरली अगर एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिलाते हैं तो ऐसे केस में बहुत बार ये चीज निकाली जाती है। अब अगर हम इसी का एक एग्जांपल लेकर के भी बात करें कि भाई किस तरीके से इसे निकालना है, अगर मैं कह रहा हूं भाई मेरे पास एक 10% सॉल्यूशन रखा हुआ है NaCl का जो W बाय W है, तो इसका मतलब होगा कि 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट है हमारा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो इन चीजों के थ्रू भी इसके क्वेश्चंस वगैरह कई बार बन जाते हैं, आपको थोड़ा ध्यान आ रहा होगा, जिससे हम मोलैलिटी मोलैरिटी वगैरह के कंसेप्ट को हमने पिछली बार जाना था, ये कुछ कुछ उनसे मिलते जुलते ही हैं और वैसा ही इनमें रहता भी है। अब इसके बाद अगर हम दूसरा जाने तो वो आता है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, किसे कैसे निकालते हैं, तो भाई इसमें सेम वही फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट। अब जहां जहां पे हमने मास यूज किया है वहां पे वॉल्यूम आ जाएगा, यानी ऊपर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और क्योंकि परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सेम वही तरीका आ गया। अब भाई इसकी बात करें, इसको कैसे देखते हैं, भाई दो लिक्विड्स का सॉल्यूशन ले लिया, मान के चलो मैं कह रहा हूं आई एम हैविंग 10% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन। भाई इथेनॉल लिक्विड है, लिक्विड को जनरली हम मास के थ्रू कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट है हमारा 100 ml सॉल्यूशन में। क्लियर होगा ये चीज। अब इसके बाद हम अगला चीज जानते हैं, वो क्या आता है हमारा, वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो अगर हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो उसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ तो मास रहेगा और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है हमारा मास बाय वॉल्यूम है। इसी तरीके से हमारा एक और आता है, वो इंपॉर्टेंट है हमारा, ये तो था हमारा थर्ड वाला, जो क्या था, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज था। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला, वो क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह काफी ज्यादा आ जाते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब होता है, इसे जानते हैं। इसका मतलब होता है, वही सबसे पहले तो हमारा जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के बारे में जानेंगे कि वो कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। भाई हमारा कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है, अब किस चीज में प्रेजेंट होगा, भाई किसी भी एक सॉल्यूशन में होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन।
ये आ जाएगा यहाँ पे। अब जो इसमें मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट है कि यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई ना करके उसकी मल्टीप्लाई करते हैं 10 रेज टू द पावर 6 से। भाई मिलियन इसी से तो बनता है, तो यही मेन इसमें एक डिफरेंस आ जाता है। अब इसका हम जैसे मतलब भी समझ सकते हैं कि अगर मैं कह रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज 3 ppm, इसका मतलब होगा 1 मिलियन एयर पार्टिकल्स में हमारे 3 पार्टिकल्स किसके होंगे, NO2 के होंगे। जनरली अगर हम किसी भी पॉल्यूटेंट वगैरह की बात करें तो उसकी कंसंट्रेशन को हम ppm वगैरह में ही मेजर करते हैं। तो ppm में मेजर करने का क्या मतलब होता है, भाई कितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं 1 मिलियन उस चीज के पार्ट में। जैसे अगर मैं कहूं 7 ppm SO2 इन एयर, इसका मतलब 7 पार्ट्स SO2 के प्रेजेंट हैं 1 मिलियन पार्ट्स एयर के हैं। क्लियर होगा ये चीज। अब इसके बाद वाला जो है वो भी फिर इसी तरीके से आ जाता है, वो भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। उससे रिलेटेड तो वही कई न्यूमेरिकल्स वगैरह को बोर्ड्स वगैरह में आते हुए भी देखा गया है, और वो कंसेप्ट भी हमारा एक बेसिक कंसेप्ट में आता है। वो कंसेप्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन का। तो ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं, इसे जानते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं x से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। भाई हम जनरली किसकी बात कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस में मैंने क्या किया, भाई मेरे पास दो चीजें हैं, एक है A और एक है B, ठीक है। दो चीजें हैं, A जो है वो A मोल्स है, जो B है वो NB मोल्स है। तो ऐसे केस में A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, A का मोल फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। बट इसी जगह अगर मान के चलो मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं B का, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। इसमें ये चीज आ जाएगी हमारी। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शंस वगैरह निकाल सकते हैं। अब अगर भाई मान के चले हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, वो बाइनरी की जगह मान के चलो मल्टीपल चीजें से पड़ी हुई है, मान के चलो 10 चीजें पड़ी हुई है उसमें, तो भाई यहाँ पे तो हमें जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है वो आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, चाहे वो कितने भी प्रेजेंट हो, कितने भी तरीके के हमारे सॉल्यूट्स वगैरह वहां पे प्रेजेंट हो, या हमने किसी भी तरीके से उसे बना रखा हो, नीचे तो हमेशा टोटल ही आएगा। ऊपर क्या आएगा, वो सब्सटेंस जिसके मोल फ्रैक्शन को हमने कैलकुलेट करना होता है। अब इसके बाद बात करें तो देखो इसी के कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आ जाते हैं, और इससे रिलेटेड आगे के हमारे कंसेप्ट्स वगैरह भी बनते हैं, जिसमें हमारा आता है सबसे पहला मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है भाई, मोलैरिटी आप इससे पहले भी जो वर्ड है ये सुन चुके हैं। हाँ, तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये आ जाता है यहाँ पे हमारा। अब मोलैरिटी को डिनोट किससे करते हैं, मोलैरिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। ये बात भी पता होनी चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम अभी मोलैरिटी की बात करेंगे तो वहां पे हमारा स्मॉल एम आ जाता है, इसीलिए हमें मोलैरिटी और मोलैरिटी में इस डिफरेंस का भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, हम मोलैरिटी कर लेते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं।
ये क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो पहले लाइन तो वही रहेगा, पहली लाइन क्या रहेगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहेगा। दूसरी चीज जो है, जो अपॉन में आना है, उसमें आता है सारा का सारा डिफरेंस। वो इस बार क्या होता है, इस बार होता है वो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इस बात का ध्यान रखें, इससे रिलेटेड कुछ कन्वर्जन्स वगैरह भी आ जाते हैं, इससे रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हमारे बनते हैं। तो अभी हम पहले फॉर्मूले वगैरह कर लेते हैं, इसके बाद अब जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो अब हम अपनी वीडियो वगैरह स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या होगा, हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे। और उससे पहले आपने क्या करके रखना है, जो भी हमारे एनसीईआरटी के अभी तक के एग्जांपल्स हैं, और साथ ही साथ जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होती है, इसके बाद कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपने उन इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखना है। कोई क्वेरी वगैरह होगी तो आप वो भी पूछ सकते हैं।